या नहीं है? जैसे दिल्ली में देयर इज अ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब अरविंद केजरीवाल इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली बिकॉज दे हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली। लक्षद्वीप का है ऐसा लेजिस्लेटिव असेंबली? द आंसर इज नो। Lakshadweep has an administrator appointed by the union government। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट बोलती है, प्रेसिडेंट उस इंसान को एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है। There are only 3 union territories which has legislative assembly. First is Jammu and Kashmir because Ladakh will be having an administrator. लेकिन in future times you will be seeing that Union territory of Jammu and Kashmir will be having a legislative assembly headed by a chief minister. Union territory of Pondicherry also have a legislative assembly with a chief minister. And Delhi, ये 3 ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और उनके चीफ मिनिस्टर भी है। बाकी हर जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। पुंडीचेरी कह दिया मैंने, पुंडीचेरी हैव अ चीफ मिनिस्टर। ठीक है, हाँ, वेरी गुड प्रसन्ना, आपने जो बोला वो मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। ग्वालियर एंड ओरछा, these 2 heritage cities have been declared as World Heritage City by UNESCO, located in मध्य प्रदेश। अभी इंडिया में टोटल 4 हो गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज सिटीज एंड टोटल 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। कौन देता है? यूनेस्को। ठीक है, चलो, वेरी गुड। इंडियन अमेरिकन आर्टेमिस मून मिशन, यस, राजा चुट्टू ऐसा कुछ नाम है उनका। ठीक है, राजा जॉन चुट्टूर ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, सो ही इज द फॉर इंडियन एस्ट्रोनॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, राजाचारी, यस, समथिंग लाइक दैट। चलो अभी आज का शुरू करेंगे। ठीक है, आर्टेमिस मिशन का इंपॉर्टेंस आप सबको पता है, हम काफी बार रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है, अभी चलेंगे आगे। ओके, मैं आई थिंक शायद आपके सीनियर्स को या तो फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वर्ल्ड में वो पहला कंट्री कौन सा था जिसने डेडिकेटेड एक स्पेस फोर्स बनाई थी। जैसे आर्मी में होता है फॉर सी नेवी, लैंड आर्मी, मिलिट्री आर्मी एंड फॉर एयर इट इज एयर फोर्स। तो स्पेस के लिए भी एक कंट्री ने सबसे डेडिकेटेड फोर्स बनाई थी। वो कंट्री कौन सा था? द आंसर इज चाइना। ठीक है, ये याद रखना, चाइना वो पूरे वर्ल्ड में पहला कंट्री था जिसने डेडिकेटेड स्पेस के लिए एक फोर्स बनाई थी। उसको कॉपी पेस्ट किया हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, जैसे ही चाइना ने बनाया, आफ्टर अ वाइल डोनाल्ड ट्रंप ऑल्सो पास्ड एन एक्ट टू क्रिएट अ डेडिकेटेड फोर्स फॉर स्पेस। ठीक है, उसका नाम रखा है गार्डियंस। गार्डियंस आर द यूएस स्पेस फोर्स मेंबर्स। ठीक है, उस पूरी एजेंसी का नाम रखा है गार्डियंस। ठीक है, लिख लो। उनका काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका, इट्स पीपल एंड इट्स एलाइज। ये एलाई शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूएस सिक्योरिटी बहुत सारे नेशंस की गारंटी करता है। अगर यूके में भी कुछ होगा, यूएस विल इंटरवीन। जापान में कुछ होगा, यूएस विल इंटरवीन। साउथ कोरिया में कुछ होगा, यूएस विल इंटरवीन। ठीक है, यस, समथिंग लाइक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। आई एम ग्रूट। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप शुड से आई एम ग्रूट। मेरा फेवरेट मूवी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी, लिख लो। सबको पता है ना हु वाज ग्रूट इन दैट मूवी? इंडिया ने
एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, एक रॉकेट लॉन्च किया था विच डिस्ट्रॉयड अ सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। उस मिशन का नाम क्या था? इंडिया इज कैपेबल टू डिस्ट्रॉय एनी सैटेलाइट इन स्पेस, वी हैव दैट टेक्नोलॉजी। उसके लिए हमने एक मिशन किया था, वो बहुत फेमस मिशन है, लास्ट ईयर किया था। इंडिया वॉज द 4th कंट्री टू डू दिस थिंग। रिमेंबर द मिशन इज मिशन शक्ति, मिशन शक्ति, ठीक है? याद रख लो, याद रहता नहीं है तो लिख लो, ठीक है? मिशन शक्ति वॉज लॉन्च बाई इंडिया। ये इंडिया, इस मिशन के अंदर इंडियन इसरो एंड डीआरडीओ ने मिलके एक सैटेलाइट को तोड़ा था बाय रॉकेट, बाय सेंडिंग अ रॉकेट, ठीक है? मतलब कल कोई पाकिस्तान का सैटेलाइट है विच इज मॉनिटरिंग और थ्रेट टू इंडिया, देन इंडियंस आर कैपेबल टू डिस्ट्रॉय दैट रॉकेट सैटेलाइट, ठीक है? ओके, लिख लिया गाइस? शुड आई गो अहेड? चलो, अपॉइंटमेंट न्यूज। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रसार भारती has been elected as the vice president of Asia Pacific Broadcasting Union। प्रसार भारती मतलब आकाशवाणी, रेडियो, ठीक है? गवर्नमेंट ओन कंपनी है ये। रेडियो एफएम, माई एफएम सब कुछ जहाज आया। प्रसार भारती इज प्रेवलेंट इन इंडिया सिंस द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स, ठीक है? सो उस ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओ है प्रसार भारती के, हिज नेम इज शशि शेखर वेम्पति। उनको पूरे एशिया पैसिफिक के ब्रॉडकास्टिंग यूनियन का हेड बनाया है, ठीक है? फॉर 3 years। लिख लो। ओके गाइस, हो गया? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अर्नब गोस्वामी के रिगार्डिंग कोई भी आर्टिकल पूछेंगे एग्जाम्स में, ठीक है? मतलब इट इज अ मोर ऑफ अ क्रिमिनल एंड पॉलिटिकल केस। सो उसके रिगार्डिंग ऐसा कुछ पूछेंगे नहीं, मतलब कुछ क्वेश्चंस नहीं बनते उससे मेरे हिसाब से, ठीक है? ये सब पॉलिटिकल न्यूज है, मतलब मोर ऑफ अ, और क्रिमिनल न्यूज है, ठीक है? चलो आगे चलेंगे। अब देखो गाइस, न्यूज कैसे पूछे थे इन क्लैट एग्जामिनेशन, टू बी प्रिसाइज, ठीक है? बिकॉज उसमें पैराग्राफ्स आते हैं, दे आर मोर रिगार्डिंग द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट, सम इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है? राफेल के बारे में पूछा था, इंडिया का कोई इश्यू है, जैसे नेपाल के इश्यू के बारे में पूछा था, इफ यू रिमेंबर, ठीक है? ऐसे आर्टिकल्स पढ़ो और उसमें से आपको कुछ भी एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, ब्रॉड बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जैसे ब्रॉड बैकग्राउंड मतलब पता है क्या, कि वी हैव अ डिस्प्यूट विद नेपाल, देन किसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट है? हमारे लैंड के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है, वाटर के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है, दैट इज इट, बस, ठीक है? ऐसा पढ़ना है। और उसमें फैक्चुअल्स, क्वेश्चंस कितने फैक्चुअल पूछे थे, जो हमने सारे क्वेश्चंस पढ़े थे, मतलब हमने जैसे पढ़ाई की थी तो आप आराम से आंसर लिख सकते थे सारे क्वेश्चंस के विदाउट इवन गोइंग थ्रू द पैराग्राफ, ठीक है? सो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेनी है किसी भी पैराग्राफ में से, ठीक है? फार्म लॉस मैं पढ़ाऊंगा, पक्का पढ़ाऊंगा, तीनों तीन पढ़ाऊंगा, बहुत इजी है।
अभी उसमें आपको एनालिसिस नहीं करना है, आपको सिर्फ यही देखना है कि पहले क्या था और अब क्या किया है गवर्नमेंट ने, ठीक है। आपको एनालिसिस नहीं करना है, आपको सिचुएशन ए थी वो पता होना चाहिए और सिचुएशन बी जो है वो पता होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस आपको ऐसे ही पूछेंगे। देयर इज नो नीड कि आप एक्सपर्ट बन जाओ उस टॉपिक पे, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। एशियन गेम्स, एशियन गेम्स में सारी एशियन कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। एक होता है कॉमनवेल्थ, जिसमें सारी कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। ओलंपिक्स में हर वर्ल्ड की कंट्री पार्टिसिपेट करती है इफ दे क्वालिफाई फॉर एनी स्पोर्ट, ठीक है। एशियन गेम्स 2030 का एडिशन कौन होस्ट करेगा? द आंसर इज कतार, और 2034 सऊदी अरेबिया। दोनों झगड़ रहे थे फॉर होस्टिंग दिस 2030 एडिशन ऑफ एशियन गेम्स, लेकिन कतार जीत गया और सऊदी अरेबिया को खुश कर दिया बाय गिविंग 2034 एडिशन, ठीक है। कहां पे होंगे? कतार के कैपिटल दोहा में होंगे और 2034 कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया रियाद में होंगे, ठीक है। याशवी, SCO is a unique plurilateral grouping means, मैंने आपको बहुत मतलब सबको मैंने बताया था कि when we have a relation between one country, India Pakistan relation, India Bangladesh relation, India Nepal relation, then these relationships are called bilateral relationship. Bilateral means दो जन, plurilateral means more than one. SCO में कितने मेंबर्स हैं? There are 8 members in SCO. That means SCO is a multilateral और plurilateral organization because इसमें 2 से ज्यादा मेंबर्स हैं। पता चल गया? Plurilateral means more than once, more than one, ठीक है। So that is a plurilateral group. इंटरनेशनल रिलेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इसलिए मैंने पहले ही समझा दिया था आपको। एक होता है यूनिलेटरल, मतलब मैं अपने आप करूंगा, किसी से सलाह मशवरा नहीं करूंगा। दूसरा होता है बाइलेटरल, मींस 2 कंट्री मिलके बैठ के बात करती है। और बाद में आ जाता है मल्टीलेटरल, मतलब बहुत सारी कंट्रीज, ठीक है। ओमान का कैपिटल इज मस्कत। 3 अरेबिक कंट्रीज के कैपिटल है इसमें, कतार का दोहा, सऊदी अरेबिया का रियाद, ओमान का मस्कत। और येमेन का कैपिटल क्या है? Guys, what is the capital of Yemen? साना, ठीक है, SANA, साना, ठीक है। तो याशवी मैं वापस बताऊं आपको, मतलब आपने सुना नहीं नेट के इश्यू के कारण? यस और नो, जल्दी बताओ। हाँ, ओके याशवी, क्या होता है जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ रिश्ता रखती है, when 2 countries are having any relationship, that is called bilateral. Bi means 2. But when we are in a group in which there are a number of countries present, then that is called multilateral or plurilateral. SCO में there are 8 members. So you say that it is a plurilateral organization or it's a multilateral organization. Why? Because it has more than 1 member, more than 2 members. ठीक है? So that is called a multilateral or a plurilateral organization. चलो, okay, going ahead. देखो, एक एनिमल है which उसका नाम है हिमालयन सीरो। ये सिर्फ इंडिया में तो नहीं कह सकता, बिकॉज हिमालयन रेंजेस में तिब्बत भी आता है, नेपाल भी आता है, भूटान भी आता है। सो बेसिकली हिमालयन सीरो इंडिया में मिलते थे पहले, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं ऐसा सबको लगता था। लेकिन रिसेंटली स्पीति वैली जो है विच इज लोकेटेड इन हिमाचल, लाहौल एंड स्पीति वैली, दे आर फेमस वैलीज लोकेटेड इन हिमाचल, वहां पे ये एनिमल वापस देखा गया है, ठीक है। लिख लो। अभी कोई छोटा मोटा बटरफ्लाई मिले या छिपकली मिले उसके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा एनिमल मिले
जो हमें लगता था पहले एक्सटिंक्ट हो चुका है लेकिन रिसेंटली मिले, तो दैट इज एन इंपॉर्टेंट न्यूज। ठीक है, चीता जो है, एशियन चीता, वो पहले इंडिया में था लेकिन अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इंडिया में से। लेकिन अचानक कहीं से निकले एशियन चीता तो वो इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाएगी, तो वो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हायर लैटिट्यूड्स में भी मिलते नहीं थे, इंडिया में नहीं मिलते थे। द क्वेश्चन हियर इज अबाउट इंडिया। तिबेट में मिलते थे, हाँ मिलते हैं, लेकिन पहले इंडिया जो रेंज होता है एनिमल का, रेंज मतलब जहां पे वो नॉर्मली पाए जाते थे वहां पे नहीं मिलता था। सो इंडिया में नहीं मिलता था लेकिन अभी मिला रिसेंटली। आपने आपने वन हॉर्न राइनोसिरोस देखा है? वन हॉर्न राइनोसिरोस कहां पे फेमस है? वन हॉर्न राइनोसिरोस आसाम, काजीरंगा एंड मानस नेशनल पार्क। आदित्य, आसाम में वन हॉर्न राइनोसिरोस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलते हैं। एकदम क्लियर कट याद रखना, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलते हैं वन हॉर्न राइनोसिरोस। फिर कभी आपने ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो कभी आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिल्स दिखे? सिल, वहां पे सिल होते हैं, पता है सिल्स? इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सील होते हैं जो वो क्ले पे बनाते थे, उन्होंने उसमें भी राइनोसिरोस का फोटो ड्रॉ किया है। व्हाट डज दिस मीन्स? आप मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? पहले के जमाने में व्हाट्सएप इंटरनेट तो था नहीं, आज से 3000 साल पहले, कि इंडस वैली वाले को पता चल गया, आसाम में से किसी ने फोटो भेजा उसका कि देख भाई हमारे यहाँ पे तो ऐसा एनिमल मिलता है। बट इट मीन्स दैट राइनोसिरोस वेर वन प्रेजेंट टिल पाकिस्तान। पाकिस्तान तक मिलते थे वन हॉर्न राइनोसिरोस, लेकिन अभी वहां से हर एक जगह से वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं। वहां से हर जगह वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आसाम में बचे हैं। पता चला हिस्ट्री ऐसे होती है। राइनोसिरोस पूरे पाकिस्तान तक मिलते थे, अब कहीं पे नहीं मिलते। पाकिस्तान में नहीं मिलते, पंजाब में नहीं मिलते, यूपी में नहीं मिलते, बिहार में मिलते हैं थोड़े थोड़े बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा बच गए कहां पे? आसाम में। ठीक है, सो ऐसा होता है, एक जगह पे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, कहीं पे रह जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। रशिया एज अ कंट्री हैज बीन बैंड फ्रॉम एवरी ओलंपिक मीटिंग्स एंड फ्रॉम वर्ल्ड चैंपियनशिप। कोई भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी एंड ओलंपिक होगा तो उसमें रशिया एज अ कंट्री पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। एज अ कंट्री मतलब जो प्लेयर्स है रशिया के वो खेल सकते हैं, बट बाय बीइंग इंडिपेंडेंट। रशिया का ना फ्लैग यूज होगा, रशिया का ना नाम यूज होगा, और रशिया का नाम एंथम होगा। व्हाई? बिकॉज जो सोची में ओलंपिक्स हुए थे उसमें पाया गया दैट रशिया कंट्री इज अलाउिंग डोपिंग, स्टेट बैक डोपिंग वॉज अलाउड इन रशिया। सो ओलंपिक कमिटी को गुस्सा आ गया और उन्होंने डिसाइड किया है बाय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स दैट रशिया को 2 साल तक हर एक इवेंट में से निकाल दिया जाएगा। लेकिन रशिया के जो एथलीट्स है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट बाय बीइंग अ न्यूट्रल एथलीट। न्यूट्रल एथलीट मतलब अगर वो जीतते हैं तो जब भी कोई जीतता है तब आपका फ्लैग ऊपर आता है, आपका नेशनल एंथम गाया जाता है, वैसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, डोपिंग मतलब ड्रग्स लेना, ऐसे ड्रग्स लेना जो आपका फिजिकल स्टेमिना इंप्रूव करता है। स्पोर्ट्स पर्सन टेक दिस ताकि वो एनर्जेटिक फील करे, उनके मसल स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, सो ये सब बैन होता है इन स्पोर्टिंग इवेंट्स। लेकिन रशिया में तो ऐसा था दैट इवन देयर स्टेट वाज हेल्पिंग द एथलीट्स, इसलिए ओलंपिक वालों को गुस्सा आ गया। ठीक है, इसलिए ये सब इश्यू है, लिख लो। टोक्यो ओलंपिक्स होंगे 2000, टोक्यो ओलंपिक्स हो गए इन 2021, उसमें भी नहीं खेलेंगे रशिया। विंटर गेम्स जो होंगे बीजिंग में उसमें भी नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी नहीं,
और वर्ल्ड कप जो होगा फुटबॉल का इन 2022 इन कतार, वहां पे भी रशिया को नो अलाउड। डोपिंग के साथ एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ी है और एक जुड़ी है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। हाँ, नाडा एंड वाडा, वो क्या है हम आगे की एक पीपीटी में पढ़ेंगे। ओके गाइस, हो गया? शुड आई गो इट गाइस? चलो देखो, आज के पूरे लेक्चर में हमें इंडिया और बांग्लादेश के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। मैं थोड़ी आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूं। व्हेन इंडिया वाज पार्टीशन्ड, इट वाज पार्टीशन्ड इन टू सेक्टर्स। वन वाज द वेस्टर्न साइड, पहले ध्यान से सुन लो, ये आपको याद रह जाएगा और बाद में आप अपनी तरफ से लिख लेना। ये मत पढ़ो अभी, जो पीपीटी आपकी स्क्रीन पे है उसे मत पढ़ो, मेरी बात सुनो ध्यान से। इंडिया वॉज पार्टीशन इन टू साइड्स। एक था ईस्ट पाकिस्तान, जो 1971 में इंडिपेंडेंस के बाद बना बांग्लादेश। यहां पे बांग्लादेश क्यों नाम दिया है? बिकॉज इट वॉज अ बांग्ला स्पीकिंग लैंग्वेज पॉपुलेशन। मुस्लिम्स तो थे सबके सब, बट द लैंग्वेज डोमिनेंटली वॉज बांग्ला। और वेस्ट पाकिस्तान जो बना, वहां पे द डोमिनेंट लैंग्वेज इज पंजाबी। पंजाबी, उर्दू। उर्दू इज अ फॉर्म ऑफ हिंदी, ठीक है। और हाँ, दो में हुआ। ये दोनों की जो बाउंड्री है दैट इज कॉल्ड रेडक्लिफ लाइन। ये हर एक एग्जाम में बार बार पूछते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है। रेडक्लिफ लाइन जो बनी थी वो दोनों साइड बनी थी इंडिया के, वेस्ट पाकिस्तान के साइड भी और ईस्ट पाकिस्तान के साइड भी। एक और फेमस लाइन है जिसको कहते हैं दुरंद लाइन। दुरंद लाइन आज की डेट में इट्स अ इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। लेकिन पहले इंडिया पूरा का पूरा, पाकिस्तान भी इंडिया का पार्ट था। तो दुरंद लाइन पहले इन द टाइम ऑफ ब्रिटिशर्स was an international boundary between British India and Afghanistan. Now, Durand Line is an international boundary between Pakistan and Afghanistan, ठीक है। ये हो गया इसका बैकग्राउंड। रेडक्लिफ लाइन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या हुआ, 1971 तक हमारे और पाकिस्तान के रिलेशन तो वैसे ही खराब थे, ठीक है। सो जो भी कनेक्टिविटी थी ये सब पहले इंडिया का ही पार्ट था। तो सारे रोड थे, सारी रेलवे लाइंस थी, सब कुछ चालू था। लेकिन आफ्टर पार्टीशन टिल 1971 सब बंद हो गया। और फिर इवन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश पहले थोड़ा पॉलिटिकली इनस्टेबल था। तो ये सारी कनेक्टिविटी की लाइंस शुरू नहीं हुई थी, रेलवे एंड रोड लाइंस। लेकिन अब बांग्लादेश भी स्टेबल है एंड इंडिया पहले से स्टेबल है, ठीक है। सो अभी रिसेंटली ये बांग्लादेश का जो इंडिपेंडेंस डे था 16 दिसंबर को, तब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर ने बातें की। दे हैड अ बाइलेटरल समिट। बाइलेटरल मतलब इंडिया एंड बांग्लादेश, टू कंट्री हैड अ बाइलेटरल समिट। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये लिया गया दैट चिल हाथी एंड हल्दी बारी रेलवे लाइन जो थी बिटवीन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश, उसे अब ओपन कर दिया जाएगा आफ्टर 55 इयर्स, ठीक है। क्या नाम है? चिल हाथी एंड हल्दी बारी। ये 1965 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी तब बंद कर दी गई थी, अब इसे वापस शुरू कर दी गई है, ठीक है। हल्दीबारी के ऊपर आप लिखो दैट दिस इज लोकेटेड इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, एंड चिल हाटी इज लोकेटेड इन बांग्लादेश, ठीक है। लिख लो अभी।
क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, अगर इसके बाद अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछने हैं थोड़े टफ, देन दे विल आस्क यू दैट चिलहाटी इज लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दैट दैट इज इन बांग्लादेश, एंड हल्दीबारी इज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, दैट इज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डू यू गाइज रिमेंबर, जीरो पॉइंट मतलब क्लोजेस्ट टू द बॉर्डर। नो मैंस लैंड जो होता है, दो कंट्री के बीच में एक छोटा सा एरिया होता है विच एक्ट्स एज अ बफर। वो ना इंडिया का होता है ना पाकिस्तान का होता है, दैट इज कॉल्ड नो मैंस लैंड और जीरो पॉइंट। ठीक है, जहां पे आपकी बॉर्डर आती है, दैट इज जीरो पॉइंट। ठीक है, ओके गाइस, हो गया। और आई एम वेरी श्योर, आई एम काइंड ऑफ वेरी श्योर कि इस टॉपिक के ऊपर इस बार काफी क्वेश्चंस बनेंगे, बिकॉज ये इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड था इन 1971 व्हेन इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। तो वो इंडिया की प्रेस्टीज इट रोज टू अ वेरी प्रोमिनेंट लेवल। ठीक है, और उसके 50 साल पूरे हो रहे हैं। सो आई एम वेरी श्योर दैट इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है। सो वी शुड नो एवरीथिंग अबाउट दिस होल इश्यू। इसमें ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर नेवी डे वो भी अटैच होता है। ठीक है, बिकॉज 4 दिसंबर के दिन हमारी वॉर शुरू हुई थी विद पाकिस्तान। ठीक है, ओके गाइस, हो गया। चलो, पहले मेरी बात सुन लो। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम वो एक यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। इसका काम क्या है? एनवायरनमेंट प्रमोट करना, अवेयरनेस बढ़ाना और एनवायरनमेंट के रिलेटेड सारे अच्छे अच्छे काम करना बेसिकली। यूनाइटेड नेशंस हर साल अवार्ड देती है विच इज कॉल्ड यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये अवार्ड एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस। क्या नाम है? यूनाइटेड नेशन एज मींस यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या नाम है? यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ। ये अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जिनकी एक्टिविटी के कारण एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन होता है और एनवायरनमेंट कंजर्व होता है। ठीक है, इस अवार्ड में इस एक इंडियन को मिला है इस बार। उनका नाम है विद्युत मोहन। ही इज अ 29-year-old एंटरप्रेन्योर फ्रॉम इंडिया एंड को फाउंडेड टकाचार। ये टकाचार इज ए समथिंग, टकाचार क्या है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये एंटरप्राइज करती क्या है? जो स्टबल बर्निंग का इश्यू है इन पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली, उसको रिड्यूस करने के लिए ये भाई साहब काम करते हैं। ठीक है, डू यू नो द इश्यू ऑफ स्टबल बर्निंग इन द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड वेस्ट यूपी? स्टबल बर्निंग क्या होता है पता है ना? आफ्टर कल्टीवेटिंग राइस, राइस का जो लेफ्ट ओवर होता है फार्मर्स डायरेक्टली बर्न कर देते हैं उसको। उसके कारण विंटर में देयर इज एक्सट्रीम पॉल्यूशन इन द स्टेट्स ऑफ दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, तो उसको टैकल करने के लिए हिज कंपनी इज वर्किंग टुवर्ड्स इट। ठीक है, उनकी कमिटी बनाई थी, फिर उनको बिठा दिया कि आप रहने दो भाई। कमिटी बनाने वाले थे जस्टिस लोकुर के अंडर, फिर बाद में उनको बोल दिया कि आप रहने दो, ठीक है, हम देख लेंगे।
पिछले साल मिला था। अरे प्रसन्ना, वेरी गुड। मेरा नेक्स्ट यही क्वेश्चन था। गाइस, राइट इट डाउन दैट यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन नायरोबी, केनिया। ठीक है, केनिया का कैपिटल है नायरोबी। चलो हो गया। शुड आई गो हेड? चलो देखो, डोपिंग के बारे में पढ़ रहे थे। हियर कम्स वाडा। पहले वाडा क्या है वो देखते हैं। वाडा इज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, दैट इज वाडा। ये क्या करता है? जो भी इंटरनेशनल मीट्स होती है उसमें डोपिंग के ऊपर निगरानी रखना एंड डोपिंग के रिलेटेड काम करना, अवेयरनेस फैलाना, डोपिंग को टेस्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ये सारा काम कौन करता है? वाडा, WADA। राइट इट डाउन। द हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन मॉन्ट्रियल, कनाडा। कहां पे है? मॉन्ट्रियल, कनाडा। तो इंडिया ने रिसेंटली $1 मिलियन मतलब $10 लाख दिए हैं टू वाडा, सो दे कैन डेवलप इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज टू डील विथ डोपिंग। ठीक है, लिख लो। मॉन्ट्रियल, कनाडा, हेडक्वार्टर इज इंपॉर्टेंट। वाडा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो न्यूज में रहती है काफी, इसलिए हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ओके गाइस, हो गया। एंड नाउ राइट नाडा। नाडा स्टैंड्स फॉर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली और उसका ब्रांड एम्बेसडर इज सुनील शेट्टी। ये तीन चीज फटाफट लिख लो। नाडा, हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली एंड उसका ब्रांड एम्बेसडर इज सुनील शेट्टी। ठीक है, अन्ना 24 घंटे चौकन्ना। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। सैन इसिद्रो मूवमेंट। सैन इसिद्रो मूवमेंट क्या है? कुछ फेमस मूवमेंट्स होते हैं तो उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। जैसे हांगकांग के अंदर जो था मूवमेंट अगेंस्ट द चाइनीज लॉ, तो वी डेल्ट इन डिटेल विद दैट टॉपिक। ठीक है, बेसिकली ये मूवमेंट क्या है? सैन इसिद्रो मूवमेंट, इट इज अ मूवमेंट डिमांडिंग ग्रेटर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। वहां के आर्टिस्ट है, दे आर डिमांडिंग मोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। क्यूबा इज अ कम्युनिस्ट कंट्री और कम्युनिस्ट कंट्री में सिटीजन्स के राइट्स बहुत लिमिटेड होते हैं या तो फिर होते ही नहीं है। चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, नॉर्थ कोरिया इज अ कम्युनिस्ट कंट्री, वहां पे सिटीजन्स के कोई राइट्स नहीं है। रशिया में थोड़े बहुत राइट्स है, रशिया थोड़ा बहुत लिबरल है, काफी लिबरल है एक्चुअली, लेकिन क्यूबा में भी राइट्स बहुत लिमिटेड मिलते हैं। तो वहां के आर्टिस्ट आर डिमांडिंग मोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, एंड दैट दिस मूवमेंट इज कॉल्ड सैन इसिद्रो मूवमेंट। लिख लो। Of course, the anti-conversion law violates Article 21। मतलब दैट इज अ क्लियर कट थिंग, लेकिन अभी योगी जी ने बनाया है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, लो।
आर्टिकल 21 क्लियरली सेज राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है कि मुझको जो भी करना है 18 साल के बाद वो मैं कर सकता हूं। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मतलब अभी योगी जी का ऐसा मानना है कि आपको शादी वादी करना नहीं आती, हम लोग बताएंगे आपको किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी है। ठीक है, माइनर्स की शादी हो ही नहीं सकती पहली बात तो। कोई भी माइनर इज गेटिंग मैरिड एनीवेयर इन इंडिया, ध्यान से सुनना, एनी माइनर गेटिंग मैरिड इन इंडिया इज नॉट अ मैरिज बाय लॉ। ये क्लियर कट रूल है। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस होते हैं दैट इज इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम, मतलब वहां पे लेजिट है चाइल्ड मैरिज वहां पे, मतलब मेरे हिसाब से तो लीगल ही है एक हिसाब से। ठीक है, अंडर 18 का कुछ बताया नहीं है योगी जी ने। योगी जी मतलब पता नहीं, ऐसा आदित्य ऐसा कुछ अंडर 18 का लॉ में नहीं लिखा है। बिकॉज अंडर 18 आप शादी नहीं कर सकते, पता चल रहा है आपको। अंडर 18 आप शादी कर ही नहीं पाओगे। सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ अप्लाइंग एंटी कन्वर्जन लॉ देयर। चलो ये लिख लिया। आदित्य इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में ये पूरा आर्टिकल एक्सप्लेन किया है, आप वो एक बार पढ़ो। जो इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन आर्टिकल्स आते हैं वो काफी डिटेल में होते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आप जो कह रहे हो वैसा ये लॉ टारगेट ही नहीं कर रहा। ठीक है, आप पढ़ लेना उसको एक बार। चलो गोइंग अहेड। इंडिया रैंक्स 131 इन यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट माना जाता है। व्हाई? बिकॉज इट सीज द डेवलपमेंट रेदर देन ग्रोथ। डेवलपमेंट और ग्रोथ अलग अलग होते हैं। डेवलपमेंट के मामले में कौन कंट्री कितना आगे है ये रैंक निकालता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये लिखो दैट इट इज रिलीज बाय यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे यूएनईपी है विच प्रमोट्स एनवायरमेंट, वैसे ही यूनाइटेड नेशन की ये ऑर्गेनाइजेशन है यूएनडीपी विच प्रमोट्स डेवलपमेंट। ठीक है, इन एवरी कंट्री। इसमें 3 इंडेक्स होते हैं ऑन विच दे डिसाइड कि कंट्री कितना डेवलप है और कितना नहीं है। ध्यान से सुन लो और बाद में लिखना। सबसे पहला, योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट योर बर्थ। जब आप जन्म लेते हो तब आप कितने साल तक एवरेज आपके चांसेस है जीने के, वो एक पैरामीटर है। द सेकंड इज एवरेज इयर्स ऑफ स्कूलिंग। एक इंसान कितने टाइम तक स्कूल में जाके पढ़ाई करता है वो ये मेजर करता है। और तीसरा, परचेजिंग पावर पैरिटी। दैट मींस आपका पर आपके नेशन में पर पर्सन की ग्रॉस नेशनल इनकम क्या है, जीएनआई, इन परचेजिंग पावर पैरिटी। दिस 3 पैरामीटर्स आर यूज्ड। ठीक है, कौन किसने टॉप किया? नॉर्वे ने, फॉलोड बाय आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड। इंडिया का रैंक कौन सा है? 131 आउट ऑफ 189। ठीक है, लिख लो। हाँ अभी क्या करें, यही है मेड इन इंडिया। ठीक है कोई बात नहीं, आएंगे आएंगे, विल डू गुड सूनर और लेटर। मैंने आपको पढ़ाया था ना दैट बाय 2022 इंडिया की 15 या 10, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर, इन सिटीज में से पानी खत्म हो जाएगा। फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, पानी खत्म हो जाएगा। जैसे साउथ अफ्रीका में जोहानिसबर्ग में पानी खत्म हो गया था। ठीक है, आप नल खोलोगे पानी नहीं आएगा, आप क्या करोगे? वैसे इंडिया में होने वाला है सुनर और लेटर, देखते हैं तब क्या होता है। ठीक है,
ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर। आपके घर पे जो पानी आता है ना, हमारे घर पे जो भी पानी आता है, वो मेजरली ग्राउंड वाटर से आता है, ठीक है। या तो फिर नर्मदा जिंदाबाद। लिख लिया गाइस, शुड आई गो अहेड? तीन पैरामीटर्स याद रखना, ठीक है। यस गर्वित, एकदम सही बात बोली आपने। बैंगलोर, चेन्नई एंड शिमला, ये तीन का बैंड सबसे पहले बजने वाला है। दिस सिटीज आर द मोस्ट एडवांस सिटी, अगर आप कहो तो चेन्नई द मोस्ट एडवांस सिटी, बैंगलोर वेरी एडवांस, शिमला इट्स अ गुड सिटी, ठीक है। चलो, इंडिया ने लॉन्च किया है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट। आप हर एक वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो। इकोनॉमिक मीन्स इट मस्ट बी अबाउट प्रमोटिंग इकोनॉमिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन इंडिया। डिप्लोमेसी मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड होना चाहिए। और वेबसाइट लॉन्च की है, ठीक है। बेसिकली दिस इज अ वेबसाइट विच हैज बीन डेवलप्ड एंड प्रमोटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ये वेबसाइट करेगी क्या? बेसिकली द आइडिया इज कि दिस वेबसाइट विल शो पूरे इंडिया का बिजनेस पोटेंशियल। कि सपोज अगर आप हो मस्क भाई, आप हो बिल गेट्स, देन अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको इंडिया के बारे में जानना पड़ेगा कि मैं कहां पे फैक्ट्री डालूं, बैंगलोर में डालूं, चेन्नई में डालूं, यूपी में डालूं, बिहार में डालूं, क्या आपकी प्रायोरिटीज है, क्या पोटेंशियल है। ऑल दिस विल बी शोन ऑन दिस वेबसाइट, ठीक है। नाउ गुजरात इज एन ऑटोमोबाइल हब, तो अगर सुजुकी को कोई नया प्लांट लगाना है तो वो देखेगा कि गुजरात इज डूइंग गुड, गुजरात ऑल्सो हैज एन एस्टैब्लिश चेन अबाउट दिस थिंग्स, ठीक है। सो उसके उसी तरह से ये सब दिखाता है, ठीक है। सो ये वेबसाइट ये काम करेगी, लिख लो। स्वयं हमने विवाद से विश्वास पढ़ लिया, कब का पढ़ लिया? इट इज अ स्कीम ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। बाकी सबको याद है विवाद से विश्वास पढ़ा था हमने, अ स्कीम फॉर इनकम टैक्स डिस्प्यूट। मैंने पढ़ा चुका हूं मैं आपको विवाद से विश्वास, ठीक है। विवाद से विश्वास हम पढ़ चुके। मैंने आपको बताया था कि सपोज आपका इनकम टैक्स का डिस्प्यूट है, तो आपको बोलेंगे कि देखो भाई आप इतना अमाउंट पे कर लो, बाकी का रहने दो, लेकिन हम इस डिस्प्यूट को खत्म कर देते हैं, ठीक है। सो ये है विवाद से विश्वास स्कीम ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। हो गया गाइस? हो गया? शुड आई गो एड? इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स? और जीएसटी? जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स बेस्ड ऑन कंजप्शन, ठीक है। चलो, मैंने आपको काफी बार नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के बारे में बताया है। एक लाइन में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है? बेसिकली इंडिया हैज ऑलवेज सेड दैट हम लोग हमारे नेबर्स का सबसे पहला ध्यान रखेंगे, ठीक है। जो अभी बायलैटरल मीटिंग हुई ऑन 16 दिसंबर बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तब प्राइम मिनिस्टर मोदी अगेन सेड दैट वी बिलीव इन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ठीक है। एंड दोनों प्राइम मिनिस्टर ने मिलके बापू मीन्स महात्मा गांधी एंड बंग बंधु मतलब शेख मुजीबुर रहमान, द फाउंडर ऑफ बांग्लादेश,
उन दोनों का एक एग्जीबिशन लॉन्च किया था विच इज अ डिजिटल एग्जीबिशन। ठीक है, लिख लो। दोनों प्राइम मिनिस्टर ने मिलके बापू और बंगबंधु का डिजिटल एग्जीबिशन लॉन्च किया है, लिख लो। और ये भी लिख लो दैट दोनों ने साथ में मिलके शेख मुजीबुर रहमान के नाम का एक स्टैंप भी लॉन्च किया है, स्टैंप, पोस्टल स्टैंप। ठीक है, दो प्राइम मिनिस्टर थे तो दोनों ने दो काम किया मिलके, एक शेख मुजीबुर रहमान का पोस्टल स्टैंप लॉन्च किया और दूसरा बापू और बंगबंधु का डिजिटल एग्जीबिशन लॉन्च किया, लिख लो। हो गया गाइस? चलो, प्राइम मिनिस्टर मोदी will attend Global 7 Summit in 2021। अभी आप सोचो, अगर हम किसी के घर पे खाने जाते हैं तब हम उसको बुलाते भी है कि भाई तू भी आना नेक्स्ट टाइम, ठीक है, तो वो भी हमको बुलाएगा। तो जैसे ही हमने यूके को इनविटेशन दिया उनके प्राइम मिनिस्टर को कि आप मेहमान बनो हमारे 26 जनवरी के लिए, तो तुरंत ही उनके फॉरेन सेक्रेटरी डोमिनिक राब जो यहाँ पे विजिट में आए थे, उन्होंने मोदी जी को बुलाया कि आप भी हमारे घर पे आओ खाना खाने के लिए। सिर्फ मीटिंग अलग अलग है, एक मीटिंग है रिपब्लिक डे के लिए जो इंडिया में होगी और दूसरी मीटिंग है जो यूके में होगी बिकॉज यूके इज द होस्ट ऑफ दैट मीटिंग, बट इट इज अ G7 मीटिंग। ठीक है, तू हमारा घरे खावा आयो तो હું બી તારા ઘરે ખાવા આવીશ, સમજી ગયા તમે? લખી લો ફટાફટ। G7 को G8 भी कहा जाता था, पता है? G7 was called as G8। G7 are the countries which are the most advanced countries in the world। उसमें G8 रशिया था, तब तक उसे G8 कहते थे, लेकिन 2014 में रशिया एनेक्स्ड क्रीमियन पेनिनसुला, तो तब से उसको हटा दिया है और तब से वापस बन गया G7। हाँ आदित्य, G7 में कौन सी कंट्रीज आती है गाइस? मैंने क्या बोला? वर्ल्ड की एडवांस कंट्री या। तो आदित्य मैक्सिको कैसे आएगा? सोचो, मैक्सिको एक फेल्ड स्टेट है मोस्टली। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ G20। ठीक है, बहुत इजी है, कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ठीक है, इटली, हो गया, बहुत इजी है। नॉर्थ अमेरिका की दो बड़ी कंट्री, कनाडा, यूएसए, फिर यूरोप के तीन एडवांस देश, यूके, फ्रांस, जर्मनी, फिर इटली और जापान। पूरे एशिया में सिर्फ एक ही, जापान। ठीक है, G7 के मेंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, G7 यू शुड नो। चलो,
हाँ, ये भी लिख लो। यस आदित्य, एकदम सही। लास्ट मीटिंग हुई थी फ्रांस में, बियारिट्स। तब भी मोदी जी को इनवाइट किया था फ्रांस के प्रेसिडेंट ने। लास्ट मीटिंग जब हुई थी G7 की, दैट वाज इन फ्रांस। तब भी हमको इनवाइट किया था बाय द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन। ये एक फैक्ट है, प्लीज राइट दिस डाउन, दैट बोरिस जॉनसन विल बी द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम हु विल बी विजिटिंग ऑन अ रिपब्लिक डे इवेंट। उनके पहले जो आए थे उनका नाम क्या है? जॉन मेजर। बहुत ही फेमस प्रोमिनेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, जॉन मेजर। ठीक है, लिख लो। चलो, गोइंग अहेड, लिख लिया सबने? डे टू डे करंट अफेयर्स अगर पढ़ने हैं, देन यू कैन रिफर टू जीके टुडे, और कह रहा हूं, और जागरण जोश। ठीक है, ये दोनों अच्छे हैं, आप इसको आराम से पढ़ना। ठीक है, लेकिन उसमें सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं होता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो, बात खत्म। ठीक है, चलो देखो, ये न्यूज इंपॉर्टेंट इसके लिए है। हिंद केसरी समझो पहले। हिंद केसरी क्या है? रेसलिंग इज एन एंशिएंट स्पोर्ट इन इंडिया। रेसल मतलब दंगल करना, वो इंडिया में सालों से फेमस है। ठीक है, उस दंगल में एक पर्टिकुलर स्टाइल होता है, उसका नाम है हिंद केसरी स्टाइल। ठीक है, तो इस टाइटल को मिला था एक इंसान को, उसका नाम था श्रीपति खनचन हाले। ठीक है, वो रिसेंटली गुजर गए, इसलिए हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ही वॉन द टाइटल ऑफ हिंद केसरी इन 1959 व्हेन ही डिफीटेड रुस्तम ए पंजाब बाटा सिंह। ठीक है, कहां पे वो भी देखो, दंगल कहां पे हुआ था? न्यू रेलवे स्टेडियम, दिल्ली का जो न्यू रेलवे स्टेडियम है वहां पे। ठीक है, लिख लो। मोदी जी भी दुखी हो गए थे, रामनाथ कोविंद भी दुखी हो गए थे। ठीक है, मतलब ही वॉज अ प्रोमिनेंट पर्सन। अगर दारा सिंह है तो दारा सिंह के बारे में पढ़ना पड़ेगा हमें। ठीक है, क्लैट का पेपर अगर मैं 2020 का देखूं, देन आई थिंक दैट स्टेटिक जीके इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेकिन कुछ अभी आप ध्यान से सोचो। वी रेड अबाउट ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में हमने पढ़ा था। तो जब आप जीके की बुक पढ़े हुए आईक्यू में, तो वहां पे भी दैट थिंग इज मेंशन। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। जो बेसिक चीजें होती है ना, स्टेटिक, वो एक तरीके से आपका बेस बनाते हैं, सो दैट यू कैन रीड करंट अफेयर्स। आज करंट अफेयर्स जो हम पढ़ते हैं वो होता क्या है? बेसिकली इट इज अ रिपीटेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट जीके विच हैपेंड इन द पास्ट। पता चल रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? किसी भी जीके की बुक में लिखा होगा अबाउट 1971 वॉर, 4th December is important because of the Navy Day. So that is all mentioned in your GK IQ का बुक। सो वो आप जब पढ़ते हो और बाद में आप जब मेरा लेक्चर अटेंड करते हो, तो इट रीइंफोर्सेस योर नॉलेज, आपको पढ़ने में आसानी रहती है। हाँ, वो बुक आप पढ़ लो, आपका स्टेटिक बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, एंड आई एम प्लानिंग कि मैं अभी से क्या करूंगा, 10 मिनट डेडिकेटेड रखूंगा इन विच वी विल बी डूइंग स्टेटिक जीके। वैसे तो मैं कवर कर ही लेता हूं, लेकिन अब मेरा प्लान है कि मैं डेडिकेटेड उसको करूं। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, लेकिन उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है जो मैंने बताई, आपको पता होना चाहिए दैट नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बिफोर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
जैसे मैंने आपको पढ़ाया दैट जब कॉन्स्टिट्यूशन बनता था तब राजेंद्र प्रसाद वॉज द हेड, लेकिन जब लॉ बनते थे तब जीवी मालवांकर वॉज द हेड, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वॉज प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आज आज कौन से फॉर्म में आप ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन देखते हो? द आंसर इज प्रियम्बल। जो प्रियम्बल था वो मॉडिफाइड वर्जन है ऑफ द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स तो मैं वैसे ही आपको पढ़ा रहा हूं। हमने कितने सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं? आर्टिकल 148, आर्टिकल 280, आर्टिकल 131, 141, आर्टिकल 44 पढ़ा है हमने। हमने आर्टिकल 50 देखा है। ये तो जो मुझे अभी याद आ रहे मैं बता रहा हूं। हमने काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, 144 पढ़े, 142 पढ़ा है, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन तो जो भी कोई न्यूज आता है तो मैं करवा ही देता हूं। जैसे स्पीकर के बारे में सबको पता होता है, लेकिन आप लोगों को यह भी पता है कि स्पीकर प्रोटम क्या होता है। वी हैव ऑल्सो लर्न अबाउट स्पीकर प्रोटम, ठीक है। लेकिन स्टेटिक इज इंपॉर्टेंट। एक बार यू हैव टू गो थ्रू इट तो अच्छा रहेगा। इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। Rourkela has selected as the second venue for FIH Men's Hockey World Cup 2023. World हॉकी का वर्ल्ड कप फॉर मेंस विल बी प्लेड इन इंडिया। कौन से स्टेट में? ओडिशा। पहले ओडिशा की एक ही सिटी में होने वाला था पूरा का पूरा वर्ल्ड कप, लेकिन गवर्नमेंट ने अब दूसरे सिटी को भी चूज किया है फॉर होस्टिंग दिस इवेंट। पहला सिटी था ओडिशा का कैपिटल भुवनेश्वर, और दूसरा सिटी जो सिलेक्ट किया है दैट इज रोरकेला, ठीक है। रोरकेला इन सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द क्रेडल ऑफ हॉकी एज इट हैज प्रोड्यूस्ड मेनी इंटरनेशनल हॉकी स्टार्स। पता चला? नाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक दिस इन योर एग्जाम्स दैट व्हिच सिटी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज द क्रेडल ऑफ हॉकी? द आंसर इज रोरकेला। व्हाई? बिकॉज रोरकेला से काफी सारे इंटरनेशनल हॉकी स्टार्स बने हैं इंडिया में, ठीक है। लिख लो। मुझे क्वेश्चन पूछना है तो मैं ऐसा ही पूछूं। विच सिटी इज कॉल्ड एज द गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया? गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया। केजीएफ मत बताना मेहरबानी करके, ठीक है। गोल्ड बताता हो तो सबको सिर्फ केजीएफ याद आता है। द आंसर इज थ्रिसूर, केरला। अमृतसर इज कॉल्ड द सिटी। गोल्ड सिटी ऑफ इंडिया इज थ्रिसूर विच इज इन केरला, ठीक है। हो गया गाइस? लिख लो। चलो हो गया। शुड आई गो अहेड? चलो ये देखो, अगेन एज आई टोल्ड यू, विजय दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं? 16 दिसंबर। पहले ये लिखो, विजय दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 16 दिसंबर, ठीक है। बिकॉज वी वॉन द वॉर विथ पाकिस्तान ऑन 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को पाकिस्तान ने सरेंडर किया था। तो अभी 50 एनिवर्सरी है, तो हमें जानना पड़ेगा कि आर्मी चीफ कौन था पाकिस्तान का इन बांग्लादेश जिसने सरेंडर किया।
The name is Amir Abdullah Khan Niazi. This name is important for you in this year. Why? Because 50 साल है इंडिया और बांग्लादेश कभी पागलों की तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट फॉर इंडिया. ठीक है. वॉज द आर्मी चीफ? द आंसर इज जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी. ठीक है. तो मोदी जी ने स्वर्णिम विजय मशाल, जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है इन न्यू दिल्ली, वहां पे एक एटर्नल फ्लेम जलती रहती है फॉर द पीपल हु हैव मार्टियर्ड फॉर इंडिया. तो वहां पे मशाल जलाई हमने इन द ऑनर ऑफ द सोल्जर्स. ठीक है. दैट इज कॉल्ड स्वर्णिम विजय मशाल. आर्मी चीफ कौन था पाकिस्तान का जिसने सरेंडर किया? अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी. कितने लोगों ने सरेंडर किया? 93,000. ठीक है. दिस इज द मोस्ट ब्रिलियंट विक्ट्री इंडिया एवर हैड. ब्रिलियंट विक्ट्री. 93,000 troops surrender is something. और उस समय में द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस थिंग्स. प्लीज राइट डाउन. हिज नेम वॉज याया खान. ठीक है. याया खान. हो गया. Should I go ahead, guys? हो गया सबका. Ola has signed an MOU, Memorandum of Understanding, to set up world's largest factory in Tamil Nadu. ओला क्या बनाएगा? ओला विल बी मेकिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर. इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएगा ओला. ठीक है. सबसे बड़ा प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू व्हीलर वो होंडा का था इन गुजरात. लेकिन अब उससे भी बड़ा होगा तमिलनाडु का दिस पर्टिकुलर ओला प्लांट. ठीक है. लिख लो. हाँ, दे सरेंडर ऑन 16 December. We signed, they signed the declaration of surrender in Dhaka on 16th December 1971. ठीक है. फोटो भी है, बहुत फेमस फोटो है. ठीक है. देख लेना. जो लोग करना चाहते हैं वो बोलते नहीं है. ठीक है. वो करके दिखाते हैं. डायरेक्ट रिजल्ट्स, नो स्पीकिंग. वर्ल्ड में जिंक का सबसे बड़ा प्लांट कहां पे लगा था, लगेगा? वेरी गुड गर्वित, वेरी गुड. हाँ सिद्धांत, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आदित्य. इट वॉज गुजरात. पढ़ा था हमने. वेदांत लगाने वाले हैं. ठीक है. डोसा वड़ा, मैंने उसको डोसा वड़ा करके याद रखा है. डोसा वड़ा इन तापी. ठीक है. वेदांत, यस. ओके गाइस, हो गया.
हो गया, शुड आई गो इट गाइस? चलो, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस स्टैंड्स फॉर इंडियन नेवल सर्विस हिमगिरी। ये इंडिया का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है अंडर 17A। 17A प्रोजेक्ट है, ठीक है। हिमगिरी इज द नेम दैट हैज बीन लॉन्च अंडर प्रोजेक्ट 17A। इंडिया विल बी डेवलपिंग 7 फ्रिगेट्स, उसमें से 4 फ्रिगेट्स बनाएंगी MDL, मसगांव डॉक्स लिमिटेड, लोकेटेड इन मुंबई, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। एंड GRSE, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड इन कोलकाता, इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। कहां पे लॉन्च की? GRSE। INS हिमगिरी वॉज मेड बाय GRSE। लिख लो, रिमेंबर ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में। राफेल के बारे में पूछा था, LCA मैन्युफैक्चर कहां पे होता है वो भी पूछा था, दैट इज इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। सो ये सब याद रखना पड़ता है। मसगांव डॉक्स लिमिटेड इज लोकेटेड इन मुंबई, GRSE इज इन कोलकाता, ठीक है। हो गया। गाइस लिख लिया? चल, फैक्चुअल न्यूज है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए that Prime Minister Modi recently launched a seawater desalination plant at Mandvi in Kutch. दूसरा न्यूज इज इंपॉर्टेंट। Vigahot village in Kutch will be India's largest renewable energy generation park and will lead to the generation of renewable energy to the tune of 30 gigawatt. ये इंपॉर्टेंट न्यूज है गाइस। इंडिया का लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन पार्क विल बी इन कच्छ, इन वीगाकोट विलेज। और ये कितना एनर्जी जनरेट करेगा, क्लीन एनर्जी? द आंसर इज 30 गीगावाट, ठीक है। एंड एन ऑटोमेटेड मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट इन सरहद डेयरी अंजार कच्छ, ठीक है, लिख लो। और कुछ हो ना हो, गुजरात डेवलप हो जाएगा, ठीक है। आधे टाइम मोदी जी गुजरात में ही होते हैं अभी भी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी हार्ट टीचिंग इंस्टीट्यूट कहां पे? पीडियाट्रिक्स, फॉर पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स हार्ट सर्जरी, अहमदाबाद, UN मेहता, रिमेंबर दिस, ठीक है, UN मेहता, यस। पीडियाट्रिक्स हार्ट सर्जरी, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड।
सबसे ऊंचा टेम्पल रोपवे कहां पे है? गिरनार, वेरी गुड। सबसे ऊंचा टेम्पल रोपवे गिरनार। अच्छा अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है, ये लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सब याद होना चाहिए। ठीक है, चलो हो गया मित्रों, आर यू डन विद दिस? हो गया। चलो गोइंग अहेड। एक्चुअल न्यूज है। डाक पे क्या है? डाक मीन्स आप जानते हो डाकिया, द पोस्ट पर्सन। डाक पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रोल आउट इट्स डिजिटल पेमेंट सर्विस। उसका नाम क्या है? डाक पे। इंडियन पोस्ट की खुद की बैंक है विच आर कॉल्ड पोस्ट पेमेंट बैंक, सॉरी पेमेंट्स बैंक। गाइस पेमेंट बैंक्स हमारे नॉर्मल बैंक से थोड़े अलग होते हैं। पेमेंट बैंक में आप सिर्फ पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट दैट मीन्स अगर आपके घर पे कोई काम वाला है या काम वाली है, इफ शी और ही वांट्स टू सेंड मनी टू हर विलेज, then they can use this bank. This is called payment banks. These banks don't take demand deposit. Demand deposit मतलब आप कैसा पैसा जमा करते हो फिर अपनी से निकालते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, ये सब यहाँ पे नहीं हो सकता। ठीक है, और मिनिमम सिर्फ 1 लाख तक ही आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है, पेमेंट बैंक्स आर ओनली यूज फॉर पेमेंट पर्पसेस। ठीक है, दिस टाइप ऑफ बैंक्स आर देयर टू डू फाइनेंशियल इंक्लूजन, जो हम पिछले लेक्चर में भी पढ़े थे। फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेस कैश इकोनॉमी, ठीक है, डिजिटल इंडिया, ये सबको प्रमोट करने के लिए ये बैंक्स बनाई जाती है। ठीक है, अगर आप अभी पोस्ट ऑफिस जाओगे तो वहां पे लिखा होगा IPPB, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ये है, ठीक है, ऐसी बैंक है। अगर आप जाओगे पोस्ट ऑफिस के वहां पे तो वहां पे लिखा होता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। ठीक है, आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो, आप वर्चुअल डेबिट कार्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो नीचे चार लिखे, दिस आर द सर्विसेज दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय डाक पे। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ने की और समझने के लिए रखा है मैंने यहाँ पे। ठीक है, ओके गाइस, लिख लिया? शुड आई गो अहेड? ओके, चलो। Aerospace scientist Professor Rodam Narasimha passed away. He was a very important person in the field of space endeavors of India. क्या क्या किया है? He served on National Security Advisory Board. Guys, this is one of the top most intelligence body in India, National Security Advisory Board. यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं और इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में बातचीत होती है, इंटेलिजेंस के बारे में बात होती है। दैट इज कॉल्ड NSAB।
He was also member of Space Commission, and he was also the member of Prime Minister. No, Ajit Doval is National Security Advisor. वो अलग है. ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, दिस बोर्ड गिव्स इनपुट टू द एनएसए. ये बोर्ड बातचीत करती है, डिसाइड करती है, कुछ सोचती है, और वो सारे इनपुट्स जाते हैं टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. ठीक है, मतलब मोदी जी डिसीजन लेते हैं, लेकिन वो भी कुछ कमिटीज बनाते हैं दैट यू डिस्कस ऑन दिस थिंग और आप मुझसे बात करो. एनएसए भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली, जो ये सारी चीजें बात करती है, रिसर्च करती है, और अपना फाइनल इनपुट दे गिव इट टू द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. ठीक है. ही वॉज द स्टूडेंट, he was the first student of Dr. Satish Dhawan, again a very important person in the space industry. Dr. Satish Dhawan is first director of ISRO, the founder of ISRO, along with Vikram Sarabhai. ठीक है. और ये सारे चीजों के कारण he has been given India's second and third highest civilian award, that is Padma Vibhushan and Padma Bhushan. ठीक है. And you should also know that Bhatnagar Prize वो इंडिया में साइंस के लिए सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है. शांति स्वरूप भटनागर प्राइज, पूरा नाम ऐसा है. मतलब आप साइंस की फील्ड में रिसर्च कर रहे हो, देन दिस इज द हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया दैट यू विल गेट. नाम क्या है? शांति स्वरूप भटनागर प्राइज. ये सारे प्राइज इनको मिले हैं. ठीक है. ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पर्सन. Satish Dhawan was the first director of ISRO, and then उनके बाद the second director was Vikram Sarabhai. हो गया. अरे गाइस, मैं देखो यार पढ़ाने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी. इसरो का फर्स्ट चेयरमैन वाज डॉक्टर विक्रम साराभाई. मैं एक्चुअली एटॉमिक कमीशन में घुस गया मेरा दिमाग में. ठीक है. द फर्स्ट चेयरमैन वाज विक्रम साराभाई एंड द थर्ड वाज सतीश धवन. ठीक है. सॉरी. जो इंडिया का एटॉमिक कमीशन था उसमें सबसे पहले चेयरमैन थे होमी भाभा और बाद में आए थे विक्रम साराभाई. मैं वो सोच रहा था, लेकिन मैं पढ़ा रहा था आपको इसरो के बारे में. ठीक है. सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया. इसरो का फर्स्ट चेयरमैन वाज विक्रम साराभाई, द थर्ड चेयरमैन वाज डॉक्टर सतीश धवन. ठीक है. मैं सोच रहा था कि मैं कुछ ना कुछ तो गलत बोल रहा हूं, फिर मैंने सोचा कि हाँ, एटॉमिक कमीशन जो है उसमें द सेकंड चेयरमैन ऑफ द कमीशन वाज डॉक्टर विक्रम साराभाई. ठीक है. द फर्स्ट वाज ऑफ कोर्स डॉक्टर होमी भाभा. ठीक है. ओके गाइस, हो गया. ठीक है. चलो. एटॉमिक कमीशन, द फर्स्ट पर्सन होमी भाभा, सेकंड विक्रम साराभाई. इसरो के फर्स्ट डायरेक्टर विक्रम साराभाई, सतीश धवन थर्ड डायरेक्टर. ठीक है. चलो. सिर्फ फैक्ट्स लिखना है इसमें. अंकिता रायना विंस आईटीएफ डबल टाइटल. आईटीएफ बड़ा टाइटल माना जाता है. ठीक है. लिख लो. अंकिता रायना, उनकी पार्टनर का नाम क्या था? इकेटेरिन गोर्गोटजी. ठीक है. और किसको हराया उन्होंने? स्पेन्स एलिनो जदीनो एंड स्लोवाकियन काजा जुवान. ठीक है. टेनिस में आईटीएफ बड़ा होता है चैंपियनशिप. ठीक है. इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वो माना जाता है आफ्टर ग्रैंड स्लैम्स. ठीक है. टेनिस को ये ऑर्गेनाइजेशन गवर्न करती है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन. अगर कोई इंडियन जीता है तो पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में.
ओके गाइस, हो गया। एंड एसोसिएटेड वर्ड्स पूछते हैं। तक अंकिता रायना, और बाद में पूछेंगे आपको शी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। सो यू शुड नो दैट शी इज अ टेनिस प्लेयर। ठीक है, इसे कहते हैं एसोसिएशन वर्ड्स। साक्षी मलिक कौन सी स्पोर्ट खेलती है? साक्षी मलिक, शी इज एसोसिएटेड विच स्पोर्ट? हाँ, वेरी गुड। और विजेंद्र सिंह? बॉक्सिंग। ठीक है, चलो। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? हो गया, जाओ मैं आगे। अशरफ पटेल। नहीं नहीं नहीं, अमनवीर, स्कोर नहीं देखना है। आई होप कि वो तो आपको पता चल जाएगा। ये स्कोर स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नेम्स आर इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, और कहां पे खेला था? अल हब्टू टेनिस चैलेंज। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना कोई पूछेगा। किसी भी स्पोर्ट्स न्यूज में क्या पूछेंगे? किसने किसको हराया, दैट इज इट। ठीक है, लेकिन ये तो मैं आप लोग पढ़ सको इसके लिए मैं हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे दिसंबर 12 याद रखने की जरूरत नहीं है, ये नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डिफिकल्ट पैर ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, वो आप अपनी तरफ से स्मार्ट वे में लिख सकते हो। ठीक है, मैं तो ऊपर नीचे लिख दूं, ऊपर के दो और नीचे के दो जो हार गए वो, और फिर ब्रैकेट में लिख लो लूजर, बात खत्म। ठीक है, हाईलाइट में इसके लिए करता हूं बिकॉज ये सब आपको पढ़ना है इस पीपीटी में से, और इसको लिखना आपको अपने तरफ से होता है। ठीक है, चलो। अशरफ पटेल हैज बीन कन्फर्ड द सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, अशरफ पटेल ने ऐसा तो क्या कर दिया कि इनको सोशल एंटरप्रेन्योर मतलब समझो, जो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करे, इनोवेशन करे, या सोसाइटी को हेल्प करने के लिए जो कोई ऑर्गेनाइजर है या एंटरप्रेन्योर है, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अशरफ पटेल ने दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की है, एक का नाम है प्रवा एंड एक का नाम है कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव। ये दोनों कम्युनिटी काम करती है टू हेल्प यंग पीपल टू ओवरकम स्ट्रेस, एंजाइटी एंड सोशल प्रॉब्लम। ठीक है, उनको मतलब सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ये दो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके लिए इनको अवार्ड दिया है सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। कौन देता है ये अवार्ड? द आंसर इज श्वाब फाउंडेशन फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप एंड जुबलियंट भारती फाउंडेशन। ठीक है, लिख लो। अभी इसमें अवार्ड हैज बीन लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अशरफ पटेल ऑर्गेनाइजेशन प्रभा एंड कम्युनिटी यूथ कलेक्टिव, देन लिखो द सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ईयर अवार्ड गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, इक्वल टू करके ये दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दो, बात खत्म। ठीक है, राइट थिंग्स इन अ वेरी स्मार्ट वे, कि आपका काम कम हो जाए लेकिन आपको पढ़ने में आसानी रहेगी कि ओके, ये अवार्ड, ये दो ऑर्गेनाइजेशन, मैं एस ओ वाई करके इक्वल टू करके दो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दूंगा, दिस प्लस दिस। अशरफ पटेल, फाउंडर ऑफ टू ऑर्गेनाइजेशन प्रवा एंड कम्युनिटी, गिवन 2020 अवार्ड, बात खत्म। इफ हैड कम कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, जाओ आगे, चलो। राइट, गो अहेड गाइस। इसमें सिर्फ कोविन लिखना है। कोविन इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप बाय इंडियन गवर्नमेंट। कोविन का नाम है कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क सिस्टम। लिख लो, इतना ही लिखना है।
कोविन है क्या? इट्स अ डिजिटल प्लेटफॉर्म टू monitor the people who will be given or who will take the vaccine of कोरोना वायरस। ठीक है, हो गया। लिख लिया सबने? चलो, इसमें सिर्फ ऊपर की 3 लाइन लिखनी है। जो सेकंड पैराग्राफ है वो सिर्फ आपको पढ़ना है बस, और नीचे का इतना लिख लेना that this prize is given by Indian Government Department of Science and Technology along with International Mathematician Union and International Center for Theoretical Physics. Ramanujan, Srinivas Ramanujan is the most celebrated mathematician of India. सबको पता है वो कौन है? श्रीनिवास रामानुजन, नाम सुना है ना? He is the most famous mathematician of India. ठीक है, उनके नाम के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अवार्ड देती है, यंग साइंटिस्ट अवार्ड, यंग मैथमेटिशियन अवार्ड। ये अवार्ड पहली बार एक नॉन इंडियन को मिला है। तो नाम क्या है उनका? कैरोलिना आराजो फ्रॉम ब्राजील। ठीक है, लिख लो। श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर आई गेस एक मूवी भी आया था। दैट मूवी इज कॉल्ड द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वैसे तो आई एम श्योर कि मेरा सही है ये आंसर। वो बहुत कम उम्र में ही पास अवे, अदरवाइज ही वाज अ वेरी ब्रिलियंट मैथमेटिशियन। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट इट वाज ही वाज अ सेल्फ टॉट पर्सन। अपने आप पढ़े थे, लिखाई की थी, एंड देन ही वेंट टू कैम्ब्रिज, and then he came to in contact with a more famous mathematician, Tom Hardy. Abel Prize, yes, Abel Prize or Fields Medal. Abel Prize and Field Medal are Nobel equivalent for mathematics. Abel Prize and Field Medal, FIELD. ठीक है? Okay guys, then we are done for the day. Thank you so much. पढ़ना, रिवाइज करना, सब कुछ ठीक है अच्छे से, और स्टेटिक पार्ट भी पढ़ते रहना, देखते रहना। बाय बाय गाइस। बाय बाय। बाय बाय गाइस, गुड बाय।